हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का रितेश रेगुलराइज मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम लोग कुछ नया करने वाले हैं। नया क्या है? तो आज हम लोग 10th क्लास का मैथ्स पढ़ने वाले हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर 11th 12th जेई के बाद तुरंत आप 10th क्लास में कैसे आ गए। कुछ बच्चों का कहना है कि सर हम लोग टर्म 2 वाले हैं, तो अभी जो हम लोग का सिलेबस कुछ बचा हुआ है मैथ्स में, तो वो अगर आप करवा सके तो करवा दीजिए। तो जिसमें कुछ टर्म 2 के मैथ्स के टॉपिक है, जैसे क्वाड्रेटिक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और भी ढेर सारे टॉपिक्स हैं। तो इन सब टॉपिक को 10th का भी हम करवाएंगे। 11 12th वाले में तो ये बात का चिंता ना करें कि उनका क्या करें, वो उनका जो जैसे चल रहा था वो ऐसे ही चलेगा। तो साथ साथ हम लोग 10th का भी शुरू करेंगे। तो अब जो है हम धीरे धीरे इस प्लेटफॉर्म, इस आप लोग का ये जो चैनल है अपना, इसके माध्यम से हम लोग अब 10th वालों के लिए भी कुछ व्यवस्था करेंगे, और उम्मीद है कि कुछ बढ़िया व्यवस्था करेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। 10th क्लास के लिए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किस क्लास के लिए? 10th क्लास के लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इनके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे, है ना। जो बच्चे 10th क्लास वाले इस वीडियो को देख रहे हैं वो अच्छे ढंग से देखिए, बहुत ही मजा आएगा। और इसको नोट भी किया करिएगा, ठीक है। जो हम बता रहे हैं उसको आप नोट भी करिएगा, ज्यादा फील भी आएगा और रिलैक्स करिए। बहुत आसान सा टॉपिक है, मजा आएगा, आपको समझ में भी आएगा। और जो लोग 11th वाले देख रहे हैं वो अपने 10th वाले मित्रों को, या 10th वाले दोस्तों को, या 10th वाले भाइयों को, या 10th वाले बहनों को दिखा देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास के अकॉर्डिंग बहुत ही यूनिक तरीके से 10th क्लास वाले बच्चे लोग पढ़ेंगे इसको। सबसे पहले हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, सबसे पहले सिखाते हैं कि होल नंबर क्या होता है। होल नंबर। सर ये क्या बताने लगे, चिंता मत करो। होल नंबर, होल नंबर जिनका जो सिंबल है कैपिटल W होता है। सब लोग को पता होगा कि होल नंबर किसे कहते हैं, सब लोग को पता है। कुछ बच्चों को हो सकता है ध्यान में नहीं हो, तो याद दिला दे कि होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट तक जाता है। 0 1 2 3 4 इस तरीके से इनफाइनाइट तक जाता है। ये है आपका होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से पूरे इनफाइनाइट तक जाएगा। मतलब होल नंबर में कभी भी डेसिमल वाले नंबर नहीं आएंगे, होल नंबर में कभी भी निगेटिव वाले नंबर नहीं आएंगे, होल नंबर में कभी फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं आएंगे। फ्रैक्शन बोले तो 3/4 5/6 ऐसा कुछ भी नहीं आएंगे। यानी होल नंबर एक कंप्लीट नंबर की तरह रहेगा, लेकिन 0 से स्टार्ट होके कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक चला जाएगा। सर चलो हम होल नंबर सीख लिए। चलिए होल नंबर सीख लिए क्या होता है। 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से इनफाइनाइट तक। नेगेटिव भी नहीं आएगा, फ्रैक्शन में भी नहीं आएगा, डेसिमल में भी नहीं आएगा, रूट में भी नहीं रहेगा, ठीक है। एकदम कंप्लीट नंबर रहना चाहिए। चलो सर आगे बढ़ो, होल नंबर सीख लिए। उसके बाद सिखाते हैं कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल बहुत ही अजीब अजीब डेफिनेशन के तरीके से हम लोग पॉलिनोमियल को सीखते हैं, लेकिन चिंता मत करिए। एक बहुत ही छोटी सी बात आपको याद रखना है, पॉलिनोमियल ऐसे ही धाराशायी हो जाएगा, ठीक है। पॉलिनोमियल सिंपल, इस पॉइंट को याद रखना है। वेरिएबल पावर
पावर ऑफ वेरिएबल in power of variable in all terms should be a whole number। थोड़ी सी मेरी इंग्लिश तंग है, अगर किसी को मेरे इंग्लिश के सेंटेंस में अगर प्रॉब्लम हो रहा हो तो प्लीज वो सिर्फ बात को समझेंगे, उसको गहराई से नहीं लेंगे। हमने कहा बहुत ही शानदार तरीके से कि जितने भी टर्म हैं और उन सभी टर्म में जहां जहां आपको वेरिएबल मिले उस वेरिएबल का पावर सिर्फ और सिर्फ होल नंबर में होना चाहिए, तो उसे पॉलिनोमियल कहेंगे, नहीं तो पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। फिर सुनिए, सभी टर्म में जो वेरिएबल रहेगा उस वेरिएबल का पावर होल नंबर में होना चाहिए। सिंपल डेफिनेशन है पॉलिनोमियल का। जितना भी टर्म आपके पास है उस टर्म में वेरिएबल को देखिए, सिर्फ वेरिएबल को देखना है और किसी को नहीं देखना है, सिर्फ वेरिएबल को देखना है, सिर्फ वेरिएबल को। जितना भी टर्म आपके पास है उस टर्म में जहां जहां वेरिएबल है उसको देखिए। अगर सभी वेरिएबल का पावर होल नंबर में दिख जाए तो समझ जाना कि वो पॉलिनोमियल है, और अगर किसी भी टर्म में वेरिएबल का पावर अगर होल नंबर में नहीं दिखा तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। क्या आपको पॉलिनोमियल पचा? फिर से एक बार सुन लीजिए। पॉलिनोमियल कहता है कि वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए, बात खत्म। वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए, बात खत्म। अगर वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं हुआ तो हम पॉलिनोमियल नहीं होंगे। एग्जाम्पल, सिर्फ वेरिएबल के साथ ताका झांकी करना और किसी के साथ नहीं। x का क्यूब 4x के पावर 6 प्लस 8x प्लस 7, सिर्फ वेरिएबल के देखो। यहां वेरिएबल है पावर में 3 होल नंबर है, यहां वेरिएबल है पावर में 6 होल नंबर है, यहां वेरिएबल है पावर में कुछ नहीं तो 1 होल नंबर है, यहां भी वेरिएबल है। कैसे भाई? इस 7 को चाहें, अगर इस 7 को चाहें तो 7 इंटू एक्स के पावर 0 लिख सकते हैं, तो क्या बिगड़ेगा हमारा? तो इस 7 में भी जो वेरिएबल दिखा उसका पावर भी क्या है? होल नंबर है। तो क्या हर एक टर्म में जहां जहां वेरिएबल मिला क्या उस वेरिएबल का पावर होल नंबर है? यहां भी पावर में होल नंबर है, 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 मतलब ये क्या है? पॉलिनोमियल है। हमने कहा कि पॉलिनोमियल पहचानने के लिए सिर्फ वेरिएबल को देखना है, नंबर को नहीं देखना है, सिर्फ वेरिएबल को देखना है और किसी को नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल, इस एग्जांपल को देख के डरने का नहीं। √3/4 x टू दी पावर 6 माइनस x टू दी पावर 5 प्लस 8, सिर्फ वेरिएबल को देखना है। वेरिएबल है पावर में 6 होल नंबर है, वेरिएबल है पावर में 5 होल नंबर है। इसमें नहीं है तो इस तरीके से बना लीजिएगा, मतलब समझो ना, कांस्टेंट में नहीं है तो टेंशन मत लेना, हटाओ। इसमें नहीं है, ऐसे इसमें वेरिएबल बनाइएगा तो x के पावर 0 बनेगा, और x के पावर 0 तो 0 भी तो होल नंबर है ना। और ऐसे भी इसमें नहीं है तो इसका टेंशन ही छोड़ दीजिए। इसमें है वेरिएबल तो पावर में होल नंबर है, यहां भी वेरिएबल है तो पावर में होल नंबर है, इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल है। हमको नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है वेरिएबल से।
कि वेरिएबल जहां भी हो उनका पावर होल नंबर है कि नहीं, नंबर से मतलब नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 4/x का क्यूब प्लस 3x के पावर 4 माइनस 9x, ये है कि नहीं पॉलिनोमियल? नहीं। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करिए तो ये जब x ऊपर जाएगा तो 4 इंटू एक्स के पावर -3 हो जाएगा, 3x के पावर 4 पहले से है, माइनस 9x है। अब देखो वेरिएबल है, इसके पावर में कितना है? -3, तो क्या -3 होल नंबर है? नहीं है। झट से काट देंगे, ये पॉलिनोमियल नहीं है। मतलब किसी भी टर्म में वेरिएबल का पावर अगर होल नंबर नहीं हुआ तो वो पूरे के पूरे पॉलिनोमियल नहीं होंगे। पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। सिर्फ वेरिएबल को ताका झांकनी करना है भाई, सिर्फ वेरिएबल को पावर होल नंबर होना चाहिए। ऐसे था तो हमने इसको पहले ऐसे करके लिख लिया, मतलब नीचे वाले वेरिएबल को पहले ऊपर लेके गया और उसके बाद देखना शुरू किया कि वेरिएबल का पावर होल नंबर है या नहीं। होल नंबर नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं हुआ। एक एग्जांपल और देख लीजिए, x प्लस 1/x, क्या ये है पॉलिनोमियल? x, इसको ऊपर ले जाइएगा तो x के पावर हो जाएगा -1। अब बताइए, यहां वेरिएबल है, पावर में है 1, कुछ नहीं पावर में रहे तो 1 मानते हैं, तो यहां पावर में है 1, तो 1 तो हमारा होल नंबर है। यहां भी वेरिएबल है लेकिन पावर में है -1, तो -1 तो होल नंबर नहीं होता है, इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो क्या अब आप वेरिएबल पहचानने के काबिल हो गए, सॉरी पॉलिनोमियल पहचानने के काबिल हो गए? पॉलिनोमियल क्या कहता है? पॉलिनोमियल कहता है कि वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए, बात खत्म, टेंशन नहीं लेना है। सबसे बड़ा यही कंफ्यूजन होते रहता है कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। आगे समझ में एक एग्जांपल और कर देते हैं, हमारे पास थोड़ा सा जगह खाली है। देख लो, √3x², √7x के पावर 7, √8, बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है? सिर्फ वेरिएबल को देखो, वेरिएबल का पावर 2 होल नंबर है, वेरिएबल का पावर 7 होल नंबर है, इसमें वेरिएबल नहीं है, टेंशन नहीं लेंगे। तो बताओ जहां जहां वेरिएबल है उसका पावर होल नंबर है कि नहीं है? इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल होने के लिए सिर्फ वेरिएबल को देखना है, और अगर कभी वेरिएबल नीचे रहे तो उसको ऊपर ले जाकर के तब देखना है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या, एक एग्जांपल और देख लीजिए। अच्छा ये बताओ तो 1/x के पावर -6 प्लस 8, ये है क्या पॉलिनोमियल? वेरिएबल नीचे है, पहले इसको ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाइएगा तो पावर -6 है, +6 हो जाएगा, x के पावर 6 + 8। अब बताओ, वेरिएबल है, पावर में 6, होल नंबर है, इसमें वेरिएबल है नहीं तो टेंशन नहीं लेंगे। मतलब यहां भी पावर में होल नंबर है और इसमें वेरिएबल है नहीं, मतलब जहां पर वेरिएबल है उसका पावर होल नंबर तो है ही, इसका मतलब ये भी होल नंबर है, सॉरी ये भी पॉलिनोमियल है। पावर में होल नंबर होना चाहिए, पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो क्या अब आप पॉलिनोमियल पहचानने के काबिल हो गए? फिर सुन लीजिए, वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए, नंबर से मतलब नहीं है। दूसरी बात, अगर वेरिएबल नीचे में है तो उसको पहले ऊपर ले जाइए और तब पहचानना शुरू करिए। ठीक है, नीचे में रहते ही मत पहचानिए तो गलती हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने आपको समझा दिया कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, अब आप इसको आराम से नोट करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। नोट करिए तो झट से नोट करिए। चलिए बच्चों, पॉलिनोमियल सीख लिए। अच्छा, एक अभी हमारा भाई है, उनका एक सवाल था कि क्या भैया ये वाला पॉलिनोमियल हो सकता है?
इसको पॉलिनोमियल कह सकते हैं। जैसे मान ली एग्जांपल में कोई लिख दिया 8, सिर्फ 8 लिख के छोड़ दिया और कुछ भी लिख भी नहीं किया, तो क्या ये है पॉलिनोमियल? तो हम क्या कहें कि पॉलिनोमियल होने के लिए मतलब है वेरिएबल से। वेरिएबल रहेगा तब ना टेंशन है, इसमें वेरिएबल है ही नहीं तो टेंशन किस बात का? मतलब आंख बंद करके ये भी पॉलिनोमियल है। क्या ये भी पॉलिनोमियल है। सिर्फ 8, सिर्फ कोई नंबर लिख दे, ये भी पॉलिनोमियल है। 10 वेरिएबल है इसमें? नहीं, तो ये भी पॉलिनोमियल है। √3 वेरिएबल है इसमें? नहीं, तो ये भी पॉलिनोमियल है। वेरिएबल रहेगा तब टेंशन है, तब देखने जाएंगे उसके पावर में होल नंबर है कि नहीं है। जब वेरिएबल ही नहीं है तो टेंशन किस बात का? तब तो आंख बंद करके बोलेंगे वो पॉलिनोमियल है। और आप लोग इसी को, जो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें किसी भी प्रकार का वेरिएबल नहीं दिखता है, उस तरह के वेरिएबल को कहा जाता, उस तरह के पॉलिनोमियल को कहा जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या कहा जाता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें किसी भी प्रकार का वेरिएबल प्रेजेंट नहीं हो, उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा जाता है। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें किसी भी प्रकार का वेरिएबल प्रेजेंट नहीं हो, उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो समझ में आया? तो ये सब भी पॉलिनोमियल है। खत्म। चलिए अब हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब हुआ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। मतलब वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर जो होगा, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, उसी को हम लोग डिग्री कहते हैं। लेकिन याद रहे, पॉलिनोमियल है तब उनका हाईएस्ट पावर ढूंढने जाएंगे। जैसे x टू दी पावर 7 माइनस 8x के पावर 6 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 3। मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या ये पॉलिनोमियल है, तो फट से जवाब आएगा यस सर। क्यों? वेरिएबल के पावर होल नंबर, वेरिएबल का पावर होल नंबर, वेरिएबल का पावर होल नंबर, वेरिएबल नहीं टेंशन नहीं, मतलब हर एक जगह वेरिएबल का पावर होल नंबर है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर। तो बताओ सबसे बड़ा पावर कौन है? 7, 6, 2 में से सबसे बड़ा पावर कौन है? 7, तो डिग्री आ गया 7। नेक्स्ट एग्जांपल √3x के पावर 4 माइनस 3x का क्यूब प्लस 8। क्या ये पॉलिनोमियल है? वेरिएबल का पावर होल नंबर, वेरिएबल का पावर होल नंबर, वेरिएबल है नहीं टेंशन नहीं, तो ये भी पॉलिनोमियल है। डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर, तो सबसे बड़ा पावर कौन है इसमें? 4, तो डिग्री आ गया 4। नेक्स्ट एग्जांपल 1/x के पावर 6 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, सबसे पहले ये पॉलिनोमियल है या नहीं ये पहचान लो। तो इसको ऊपर ले जाओगे तो x के पावर -6 हो जाएगा प्लस 8x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9। बताओ ये पॉलिनोमियल है? x के पावर -6 होल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल भी नहीं है। और पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री होगा नॉट डिफाइंड। डिग्री होगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मतलब डज नॉट एग्जिस्ट कह सकते हैं, नॉट डिफाइंड, है ना। अगर पॉलिनोमियल ही नहीं तो डिग्री का चर्चा क्यों करेंगे? पॉलिनोमियल ही नहीं तो डिग्री का चर्चा क्यों करेंगे? पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री नॉट डिफाइंड। करेक्ट है, याद रहेगा। डिग्री का मतलब क्या होता है समझ गए। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसी को जो देखिए, इतना चीज बेसिक था,
अब इसी को हम बताते आगे, ठीक है। नोट कर लें, चलिए नोट कर लिए सर, नोट कर लिए हम। डिग्री का मतलब भी समझ गए, तो चलिए अब हम आपको समझाते हैं आगे। तो डाल लो बच्चों हेडिंग में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डाल लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गए ना। क्वाड्रेटिक पर ऐसे घूम के आए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहता है कि हम ऐसा पॉलिनोमियल हैं जिनका डिग्री 2 हो। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 हो जाए उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 हो जाए उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए x² प्लस 3x माइनस 8, ये पॉलिनोमियल तो है, यहां भी वेरिएबल का पावर होल नंबर, वेरिएबल का पावर होल नंबर, इसमें वेरिएबल है नहीं तो टेंशन नहीं। तो इसका डिग्री कितना है, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर 2 है। तो अगर इसका डिग्री 2 है तो जिस किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री 2 हो जाए उसे हम लोग कह देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूपी। क्यूपी मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिस जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 आएगा उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल 3x² प्लस माइनस 8, क्या यह पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है सर। इसका डिग्री कितना है, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर कितना है इसका 2, तो ये भी क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा, अरे अभी बताए थे शुरू में, इसमें वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल नहीं है मतलब इसमें जो वेरिएबल लिखेंगे जैसे 8, अगर इसमें वेरिएबल बनाने का मन हो तो इसको आप 8 इंटू एक्स के पावर 0 लिख सकते हैं। मतलब हर एक कांस्टेंट में वेरिएबल होता है लेकिन उसका पावर 0 होता है। हर एक कांस्टेंट में वेरिएबल होता है लेकिन उसका पावर 0 होता है। तो यहां पर वेरिएबल उसका पावर 0 है, यहां पर वेरिएबल उसका पावर 2 है, तो सबसे बड़ा 2 ही ना हुआ। तो जैसे ही डिग्री 2 आ गया इसका नाम क्या पड़ जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 3/7x², क्या ये पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक? सबसे पहली बात वेरिएबल का पावर होल नंबर, पॉलिनोमियल तो हो गया। मैक्सिमम पावर वेरिएबल कितना है, सिंगल टर्म है, और मैक्सिमम पावर वेरिएबल का है भी 2, तो इसको भी क्या कहा जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहता है कि डिग्री जो है 2 होना चाहिए, और डिग्री को मतलब है वेरिएबल के पावर से, नंबर उम्र से मतलब नहीं है, बाकी आगे पीछे कौन सा नंबर लगा उससे मतलब नहीं है। तो क्या आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको कहते हैं समझ में आ गया, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोले तो डिग्री होने चाहिए 2। सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पहचानने से पहले पॉलिनोमियल पहचानिएगा, फिर उस पॉलिनोमियल का डिग्री देखिएगा, और अगर डिग्री 2 आ गया तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। क्लियर है? अब चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, बात को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, बिठा दें। हाँ, अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर जो हेडिंग में डाला हुआ है, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गए ना, लेकिन इतना सारा बेसिक तैयार करके आ गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चल कुछ नहीं करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझ गए क्या होता है?
क्वाड्रेटिक मतलब सर डिग्री 2 होता है, ये बात समझ गए, बस बात खत्म, सिंपल है। क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है आप समझ गए, इक्वेशन हम समझाते हैं। क्वाड्रेटिक मतलब सर पॉलिनोमियल में जो डिग्री होना चाहिए उसका डिग्री जो हो वो 2 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री 2, ये बात आप समझ गए, ठीक है। अब समझाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। अब आप हमको बताओ, अगर हम ऐसे लिखें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहां जो ए बी सी जो दिख रहा है एक्स के अलावा, ये जो ए बी सी दिख रहा है ये कोई ना कोई नंबर है, कोई ना कोई नंबर है जिसको हम लोग जनरली कांस्टेंट्स भी कहते हैं। ये मान लो कोई नंबर है, मतलब हमको ए बी सी से टेंशन नहीं है। अब बताओ कि क्या यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वेरिएबल का पावर होल नंबर, वेरिएबल का पावर होल नंबर, इसमें तो वेरिएबल है नहीं तो टेंशन नहीं। सर ये पॉलिनोमियल हो गया, इसका डिग्री 2 है, सब डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, डिग्री 2 है, और जब डिग्री 2 है तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बच्चों इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इक्वल में 0 लगा दीजिए। इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नाम अब पड़ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या नाम पड़ गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर 0 के इक्वेट कर दें तब जो रिजल्ट बनता है उसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। एग्जाम्पल 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1, बताओ क्या यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? यस सर। इसी को 0 की इक्वल कर दो, इसका नाम पड़ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या नाम पड़ जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x स्क्वायर माइनस 6, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? यस सर। इसी को 0 की इक्वल कर दो, इसी का नाम पड़ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या नाम पड़ जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जांपल x स्क्वायर, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? यस सर। इसी को 0 की इक्वल कर दो, इसी का नाम पड़ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही 0 की इक्वेट कर दो, उसका नाम पड़ जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हो गया? अब यहां जो लिखे हैं आप लोगों ने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीएफ माना जाता है। ज्यादा मुस्कुराने का नहीं भाई, मुस्कुराओ लेकिन बाहर आवाज नहीं आना चाहिए। जीएफ मतलब गर्लफ्रेंड नहीं, जीएफ मतलब जनरल फॉर्म। जीएफ मतलब जनरल फॉर्म। खुश हो गया होगा सर, पुरानी बातें याद दिला रहे हो। समझिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीएफ यानी जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। सर जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म का मतलब होता है कि दुनिया का हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी फॉर्मेट का होता है। अगर कोई नहीं है तो इस फॉर्मेट का बना सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर क्वाड्रेटिक कोई है तो इस पर बनना तय है, और अगर इस फॉर्मेट पर अगर कोई नहीं बना इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जनरल फॉर्म का मतलब ये होता है कि हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्मेट का बनेगा ही बनेगा। अगर नहीं बना मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जनरल फॉर्म का मतलब ये होता है, ये है जनरल फॉर्म जीएफ में पावर। समझ में आ गया?
तो जितना भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उनका जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। अब इसमें बहुत ही अच्छी बातें आपको याद रखना है क्या कि a किसको कहते हैं। a ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखना है। a सब लोग भूल जाते हैं, आप लोग मत भूलिएगा। a का मतलब होता है x² का कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट ऑफ x² को a कहते हैं। b का मतलब होता है x का कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट ऑफ x को b कहते हैं। और c का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म, मतलब जिसमें वेरिएबल नहीं लगा हुआ हो, जिसमें वेरिएबल नहीं लगा हुआ हो उसे हम लोग c यानी कांस्टेंट टर्म कहते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, इस बात को याद रखना है आपको। अभी हम तुरंत एग्जांपल देके पूछेंगे। a का मतलब x² का कॉफिशिएंट, b का मतलब x का कॉफिशिएंट, c का मतलब जिसमें वेरिएबल नहीं है वो, मतलब कांस्टेंट टर्म। फिर सुन लीजिए, a का मतलब x² कॉफिशिएंट, b का मतलब x का कॉफिशिएंट, c का मतलब जिसमें वेरिएबल नहीं है वो, मतलब कांस्टेंट टर्म। तो क्या आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की छोटी छोटी कहानी समझ में आई। अब हम आपसे कुछ एग्जांपल देकर के एबीसी का वैल्यू पूछते हैं, आप हमको फटाफट बता दीजिए, ठीक है। तब तक इसको आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो चले बच्चों, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं, उस पर ध्यान देना है। अच्छा, एक बात और सोचने वाली बात हमारे दिमाग में भी आया, ये भी कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है, कुछ बच्चे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। क्या, देखिए कि अभी हम आपको बताएं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जीएफ होती है, फिर से तुम लोग कुछ सोच रहा है, नहीं, जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c होता है। हम आप लोगों से एक सवाल पूछ रहे हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन तीनों में से किस टर्म के कारण पड़ा है। सोचो, इस इक्वेशन का नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन तीनों में से किस टर्म के कारण पड़ा है। सर, आप कहीं ये तो नहीं पूछना चाहते हो कि क्वाड्रेटिक बोले तो डिग्री दो। जी, क्वाड्रेटिक बोले तो डिग्री दो, डिग्री दो ये टर्म नहीं दिया, डिग्री दो ये टर्म नहीं दिया, डिग्री दो ये टर्म दिया। मतलब इसका नाम जिनके वजह से पड़ा है वो टर्म कभी भी गायब नहीं होना चाहिए, वो टर्म तो हर हाल में रहेगा। मतलब इस पूरे इक्वेशन का नाम क्वाड्रेटिक इस टर्म के वजह से पड़ा है, क्योंकि इसी में डिग्री 2 है, और अगर इसमें डिग्री 2 है तो इनका जो कोफिशिएंट a है, इनका मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। सर, कहीं आप ऐसा तो नहीं कहना चाहते हो कि इनका कोफिशिएंट 0 को छोड़ के सब कुछ ले लेना, लेकिन अगर ये सब 0 अगर ले भी लिया तो फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। इसका नाम इनके वजह से पड़ा है, इन लोगों की वजह से नहीं पड़ा है। तो ये दोनों गायब हो जाए फर्क नहीं पड़ता है, ये गायब नहीं होना चाहिए। मतलब x² का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, बाकी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी चलेगा, खाली 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गया। चलिए, तो थोड़ा एक एग्जांपल करवाते हैं, थोड़ा इसको नोट करिए। तो थोड़ा हम देख लेते हैं वीडियो क्लियर दिख रहा है कि नहीं। हाँ, दिख रहा है। थोड़ा, हाँ, क्लियर दिख रहा है आप लोग को। अच्छा, 1 मिनट थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, चलिए समझ में आ गया कि a का वैल्यू 0 क्यों नहीं होगा। अब एग्जांपल, हम आपसे वैल्यू पूछेंगे, आप बताइएगा उसका। 3x² - 5x
-8 इक्वल टू 0। बताइए a का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू कितना है। सिंपल, a का मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट, x और का कोफिशिएंट कितना है 3। b का मतलब x का कोफिशिएंट कितना है -5। c का मतलब जिसमें किसी प्रकार का वेरिएबल नहीं है कितना है -8। निकल गया ABC। नेक्स्ट एग्जांपल, x स्क्वायर -8x इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक में 3 टर्म होते हैं, एक्स स्क्वायर वाले वो तो रहेगा ही रहेगा, एक्स वाले ये रहे ना रहे फर्क नहीं पड़ता है, कांस्टेंट वाला वो भी रहे ना रहे नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन एबीसी जब निकालना हो तो तीनों को दिखा देना। स्क्वायर वाला तो दिख रहा है, एक्स वाला भी दिख रहा है, लेकिन ये कांस्टेंट वाला नहीं दिख रहा है। एक काम करो +0 करके दिखा दो, अब हो गया। ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है, बी का वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट -8, सी का वैल्यू जिसमें वेरिएबल नहीं है मतलब कितना 0। समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल, x स्क्वायर -6 इक्वल टू 0। ठीक है, कैसे निकालेंगे एबीसी। सिंपल, क्वाड्रेटिक में स्क्वायर वाला दिखता है वो तो दिखेगा ही, एक्स वाला नहीं दिख रहा है थोड़ा दिखा लीजिए। क्या इसको x स्क्वायर +0 इंटू एक्स -6 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको लिख भी दीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब निकाल लो, a मतलब x और कोफिशिएंट 1, b मतलब x का कोफिशिएंट 0, c मतलब जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है मतलब -6। एक एग्जांपल और देखिए, x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है ना, इसमें सिर्फ x स्क्वायर वाला टर्म है बाकी नहीं है, तो बना लीजिए 0 इंटू एक्स +0 बराबर 0। a का मतलब x और कोफिशिएंट 1, b का मतलब x का कोफिशिएंट 0, c का मतलब जिसमें वेरिएबल नहीं है मतलब 0। हो गया। तो इस तरीके से आप अगर चाहें तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से ए बी सी निकाल सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ए बी सी आपको निकालने आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आप लोग समझ गए कैसे निकालना है एबीसी, इसको भी नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिए, वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए क्या सीखेंगे। एकदम बेसिक से हम स्टार्ट किए थे, ताकि जो लोग थोड़ा सा भी अगर मान लीजिए कंफ्यूजन में हैं तो सारे के सारे लोग जो हैं जान जाए। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं रूट्स और जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट और जीरोज के बारे में जानते हैं। ठीक है, मैं अगर आपको समझाऊं इनके बारे में तो समझो, है ना, समझो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई रूट बोले फाइंड करो या कोई जीरोज बोले फाइंड करो, कहानी सेम है ना। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई रूट बोले निकालने के लिए या जीरोज बोले निकालने के लिए कहानी सेम है, क्योंकि रूट और जीरोज एक ही चीज का दो नाम है। कैसे हमारे घर में एक ही बंदे का दो नाम होता है, दोस्त लोग बहुत अच्छे अच्छे निक नेम दिए हुए होते हैं, और मम्मी लोग प्रेम से बहुत ही अच्छे अच्छे नाम देते हैं, तो एक ही बंदे के अलग अलग नाम हो सकते हैं ना। तो वही बात है, रूट बोलो या जीरोज बोलो, कहानी सेम है।
सबसे बड़ा सवाल है कि रूट या जीरोज का मतलब होता क्या है। एक छोटा सा एग्जांपल करके समझाते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम ले लिए, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली, ठीक है। सबसे पहले तरह याद रखो कि रूट या जीरोज का मतलब होता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट या जीरोज का मतलब हुआ वेरिएबल का वैल्यू। वेरिएबल इसमें कौन है? एक्स। मतलब एक्स का जो वैल्यू होगा उसी को रूट या उसी को जीरोज कह सकते हैं। लेकिन एक बहुत ही बड़ा सवाल मन में आया कि सर एक्स के सभी वैल्यू को रूट या जीरोज कह सकते हैं कि कोई पार्टिकुलर केस भी है? मेरी बात को समझिए, कोई दिमाग में कंफ्यूजन नहीं लाना है। हम है ना, तो फिर कहा है कंफ्यूजन लाने का? सर आप रुक जाते हो बोलते बोलते, तुतलाते हो क्या? नहीं भाई, थोड़ा सा दिक्कत है। चलिए, रूट या जीरोज का मतलब हुआ वेरिएबल का वैल्यू। कैसा वैल्यू? वेरिएबल का वैसा वैल्यू जिनको एलएचएस में रखे तो आरएचएस के बराबर कर दें, उसी को रूट या जीरोज कहा जाता है। या ऐसा भी बात समझ लो ना कि किसी भी पॉलिनोमियल में या किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल का वो वैल्यू पुट करो जिस वैल्यू पर उस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए, उसे हम लोग रूट या उसे हम लोग जीरोज कहते हैं। सर ये क्या बोल रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। टेंशन नहीं लेने का। चलो x का 2 वैल्यू लेते हैं। मान लीजिए हम इसमें x के जगह पे -2 रख के देखते हैं, और एक बार मान लीजिए इसमें x के जगह पे 2 रख के देखते हैं। रखो इनके LHS में -2 रख के देखो। क्या LHS? x² + 5x + 6 रखो तो -2। तो ये x को हटा के रखना है -2, तो -2 का स्क्वायर। x को हटा के रखना है -2 + 6, x को हटा के रखना है -2, रख दिए। तो ये 4 हो गए, ये -10 हो गए, ये 6 हो गए। तो 6 4 10, 10 में से 10 गया 0। बताओ तो इसमें x के जगह पे -2 रखे तो रिजल्ट आ गया 0। मतलब आरएचएस के बराबर आ गया क्या? आरएचएस के बराबर आ गया क्या? आ गया। चलो अब ये वाला वैल्यू इसमें पुट करके देखो तो एलएचएस में x² + 5x + 6 रख के देखो। x के जगह पे 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। x के जगह पे 2 तो 5 × 2 हो जाएगा +6, 4 10 6 कितना आ जाएगा? 20। बताओ क्या ये 20 आरएचएस के बराबर है? ना, नॉट आरएचएस। यानी वेरिएबल का 2 वैल्यू इसमें पुट किए, एक जगह पे रिजल्ट आरएचएस की इक्वल आया, एक जगह पे रिजल्ट आरएचएस की इक्वल नहीं आया। तो वेरिएबल के जिस वैल्यू पर रिजल्ट आरएचएस की इक्वल आ जाए, वेरिएबल के उसी वैल्यू को रूट कहा जाता है, या उसी वैल्यू को जीरोज कहा जाता है। या क्या कहा जाता है? जीरोज। लेकिन वेरिएबल के जिस वैल्यू पर रिजल्ट आरएचएस की इक्वल नहीं हो, उसको जीरोज नहीं कहते हैं। मतलब नॉट अ रूट, मतलब ये रूट भी नहीं, मतलब जीरोज भी नहीं। वेरिएबल के जिस वैल्यू पर रिजल्ट आरएचएस की इक्वल आ जाए, मतलब वो जीरोज भी है, मतलब रूट भी है।
लेकिन वेरिएबल के जिस वैल्यू पर रिजल्ट आरएचएस की इक्वल नहीं हो उसे हम लोग रूट नहीं कहते हैं। तो समझ में आया रूट किसे कहते हैं? रूट का मतलब हुआ वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जहां पर रिजल्ट एलएचएस में पुट करने से आरएचएस की इक्वल आ जाए उसे रूट कहेंगे, और वेरिएबल के जिस वैल्यू पर रिजल्ट एलएचएस में पुट करने से आरएचएस की इक्वल अगर नहीं आता हो तो वो हमारा रूट नहीं होगा। -2 को पुट किए तो आरएचएस की इक्वल आ गया, मतलब ये रूट -2 है। +2 को पुट किए तो आरएचएस की इक्वल नहीं आया, मतलब +2 जो है इसका रूट नहीं है। तो समझ में आया रूट का मतलब क्या होता है ना? अब सवाल ये है कि ऐसे हीट एंड ट्रायल से रख रख के रूट निकालेंगे क्या? नहीं, रूट निकालने के प्रॉपर मेथड होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसे निकालते हैं तो वो समझाते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग सीखते हैं मेथड फॉर फाइंडिंग रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसे निकाला जाता है ये बात सीखते हैं। ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने के 3 मेथड हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीट स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। तो हम लोग जनरली फैक्टराइजेशन मेथड को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड पढ़ते हैं और लास्ट में कंप्लीट स्क्वायर मेथड पढ़ते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सबसे पहले कंप्लीट स्क्वायर मेथड को ही पढ़ेंगे। सबसे पहले कंप्लीट स्क्वायर मेथड को ही पढ़ेंगे। अब सबसे पहले क्यों पढ़ा रहे हैं, इसके भी रीजन है, इसकी भी वजह है, हम आपको आगे समझा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि कंप्लीट स्क्वायर मेथड का यूज कैसे करते हैं। कंप्लीट स्क्वायर मेथड एक प्रोसेस है जो सिंपल से 3 बातों पे चलता है। 3 बातों पे, सिंपल 3 बातों पे चलता है। बस वो 3 बात आपको आसानी से याद भी रह जाएगा, कोई भारी भरकम बात नहीं है। शुरू करें। हाँ, एक बात क्या है, इस साल के लिए जो हमारे मित्र लोग हैं उनके सिलेबस में शायद लगता है कंप्लीट स्क्वायर मेथड डिलीटेड पोर्शन के अंदर है। एक बार आप अपने मैथ का पोर्शन देख लीजिएगा, शायद लगता है कंप्लीट स्क्वायर मेथड जो है डिलीटेड पोर्शन के अंदर है। अगर आपको लगता है कि देखना चाहिए, देख लीजिएगा एक बार पहले। अगर आपको लगता है कि देखना चाहिए तो देख लीजिए, सीखने में क्या आता है। और अगर आपको लगता है कि जरूरत का नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन हम तो बनाएंगे इसलिए क्योंकि कुछ बच्चे हो सकते हैं सीखने के इच्छुक होंगे या आपके अंदर भी आ जाए इच्छा सीखने का, इसलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्लीट स्क्वायर मेथड क्या है, इसे एक सवाल लिया जाए, x² + 5x + 6 = 0। इनको सॉल्व करना है ना। अभी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लिए हम, इनको सॉल्व करना है कंप्लीट स्क्वायर मेथड से। एक काम करो, सबसे पहले तो आप ABC निकाल लो। A का मतलब x स्क्वायर कोफिशिएंट, B का मतलब x का कोफिशिएंट, C का मतलब जिसमें किसी प्रकार का वेरिएबल नहीं है 6। चलो, कंप्लीट स्क्वायर मेथड का पहला रूल सुनो, दिमाग में कान से सुनना, दिमाग में रखना है भाई। कंप्लीट स्क्वायर मेथड का पहला रूल कि वेरिएबल का कोफिशिएंट, स्क्वायर वाला का कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। स्क्वायर वाला का कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। स्क्वायर वाला का कोफिशिएंट फिलहाल 1 ही है, तो इस सवाल में टेंशन नहीं है, यानी पहला रूल ऑलरेडी ठीक है। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल है कि कांस्टेंट टर्म को उधर ट्रांसफर कर देना है, मतलब x² + 5x = -6। दूसरा रूल है कि कांस्टेंट टर्म को RHS में ट्रांसफर कर देना है। और लास्ट तीसरा रूल क्या है? एडिंग
एडिंग b बाय 2a का होल स्क्वायर, b का वैल्यू कितना है 5, 2a का वैल्यू 1 का होल स्क्वायर बोले तो 5 बाय 2, एडिंग b बाय 2a का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, मतलब दोनों तरफ b बाय 2a का होल स्क्वायर ऐड कर देना है। अब b बाय 2a के होल स्क्वायर का जो रिजल्ट आया, इस रिजल्ट को LHS में भी RHS में भी ऐड कर देंगे। सुने, पहला रूल क्या था? पहला रूल था कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, तो वहां तो ऑलरेडी 1 बना हुआ है। 1 के अलावा कुछ रहेगा तो क्या करेंगे, वो अगला सवाल में बताते हैं। दूसरा रूल था कि कांस्टेंट को उधर भेजना है, भेज दिए। तीसरा रूल है कि दोनों तरफ b बाय 2a के होल स्क्वायर को ऐड कर देना है, तो b बाय 2a के होल स्क्वायर का जो रिजल्ट आया, इस रिजल्ट को इधर भी ऐड कर दीजिए। कर दीजिए ऐड कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 बाय 2a का 2 का होल स्क्वायर इधर भी हो गया, और -6 प्लस 5 बाय 2 का होल स्क्वायर इधर भी ऐड हो गया। अब आप अगर गौर से देखें तो ये फॉर्मूला पर आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। अरे सिंपल है, शुरू वाला x ले लो, बीच में प्लस है तो प्लस लिखना, अब बाद वाला 5 बाय 2 है, तो ये हो गया x प्लस 5 बाय 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 5 बाय 2 का होल स्क्वायर। शुरू वाला x ले लिए, बीच में प्लस है तो प्लस लिख लिए, बाद में 5 बाय 2 है तो वो लिख लिए, तो x प्लस 5 बाय 2 का होल स्क्वायर सॉल्व करो, यही आ जाएगा। अब कुछ कोई रूल नहीं है, सॉल्व करना है, सवाल बन गया। चलिए, -6 है, ये हो जाएगा 25/4। चलिए, ये कितना हो गया, x प्लस 5 बाय 2 रहने दीजिए होल स्क्वायर, एलसीएम लोगे तो -24 और प्लस 25 कितना आ जाएगा 1/4। यहां से स्क्वायर हटाओगे तो रूट चढ़ेगा, और आपको पता है रूट प्लस माइनस दोनों में चढ़ता है, यानी इसका रूट जो हो जाएगा वो प्लस माइनस 1/2 हो जाएगा। मतलब x प्लस 5 बाय 2 का वैल्यू 5 बाय 2 का वैल्यू एक बार प्लस में भी 1/2 होगा, और x प्लस 5 बाय 2 का वैल्यू एक बार माइनस में भी 1/2 होगा। दो वैल्यू आया ना, प्लस माइनस 1/2 आया, तो x प्लस 5 बाय 2 एक बार प्लस 1/2 के इक्वल भी होगा, और x प्लस 5 बाय 2 एक बार माइनस 1/2 के भी इक्वल आएगा। सॉल्व कर लीजिए, तो x प्लस 2 चला गया माइनस में, तो 1/2 माइनस 5 बाय 2, प्लस चला गया माइनस में, तो x इज इक्वल टू -1/2 माइनस 5 बाय 2। यहां से एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, ऊपर में से 1 माइनस 5 -4/2 हो जाएगा। यहां से एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो -6/2 आ जाएगा, मतलब x का वैल्यू आ जाएगा -2 और x का वैल्यू आ जाएगा -3। तो ये जो है आपका रूट आंसर आ गया, कंप्लीट स्क्वायर मेथड का यूज करके। पहला प्रोसेस देख लिए कि वेरिएबल का x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है कि नहीं है, 1 है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म को उधर भेज दिए, फिर दोनों तरफ b बाय 2a का होल स्क्वायर ऐड करके सॉल्व कर दिए, ठीक है। नोट करिए, नेक्स्ट सवाल, एक और सवाल करवाते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। कर लिए नोट? चलो देखिए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसी 3 रूल का यूज करेंगे, हमारा सवाल कंप्लीट स्क्वायर मेथड से फटाफट बनेगा। बस थोड़ा सा आप लोग कैलकुलेशन ठीक ठाक करिए, है ना। प्रोसेस कंप्लीट स्क्वायर मेथड बहुत इजी मेथड है, सबसे सुंदर मेथड है। हाँ, थोड़ा सा लंबा जरूर है, चलिए, लेकिन सभी मेथड का ये बेसिक प्रोसेस है, ठीक है। चलिए, एक सवाल और ले लेते हैं। मान लीजिए
ले लिए 3x² माइनस 4x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही क्वेश्चन है। इनको सॉल्व करना है कंप्लीट स्क्वायर मेथड से। तो सबसे पहले एक काम करो, आप एबीसी निकाल लो इसका। ए मतलब x एसर कोएफिशिएंट 3, बी का मतलब x का कोएफिशिएंट -4, सी का मतलब सबसे लास्ट वाला जिसमें वेरिएबल नहीं है कांस्टेंट टर्म। याद है, पहला रूल है कि x² का कोएफिशिएंट 1 के अलावा कुछ नहीं रहना चाहिए। लेकिन यहां 3 है, इस 3 को हटाएंगे तो कुछ नहीं करेंगे, जो है उसी से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। 3 है ना, तो 3 को हटाना है तो 3 से ही डिवाइड कर दो। 10 रहेगा तो 10 को हटाना है तो 10 से ही डिवाइड कर देना। तो यहां 3 है तो दोनों तरफ 3 से भाग कर दो। तो 3 से भाग करेगा तो यहां से 3 कट जाएगा, इसमें 3 से भाग करेगा तो 4/3x हो जाएगा, इसमें 3 से भाग करेगा तो 7/3 हो जाएगा, इसमें 3 से भाग करेगा तो 0 रह जाएगा। हो गया। देखो तो x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, 1 बन गया। मतलब जो रहेगा कोएफिशिएंट में उसी से डिवाइड कर देना है। फिर क्या था सेकंड रूल? सर सेकंड रूल है कि कांस्टेंट टर्म को आरएचएस में भेज दो, तो -7/3 हो जाएगा +7/3। फिर थर्ड रूल क्या है कि सर दोनों तरफ एडिंग b/2a का होल स्क्वायर। बताओ, b का वैल्यू माइनस में 4 है, 2a का वैल्यू 3 है। ठीक है, ये सॉल्व करोगे तो 2 2 जा 4 -2/3 का स्क्वायर, माइनस खत्म कर दो क्योंकि स्क्वायर है, 2/3 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। माइनस इसलिए खत्म कर दिए क्योंकि स्क्वायर करना था। तो b/2a के होल स्क्वायर का रिजल्ट कितना है? 2/3। अब 2/3 का होल स्क्वायर इधर भी ऐड कर दीजिए, कर दीजिए ऐड, तो हो जाएगा x² -4/3x प्लस, ऐड करो 2/3 का होल स्क्वायर इधर भी और इधर भी, इधर भी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपल है। अब ये क्या है भाई? शुरू वाला x ले लो, बीच में माइनस है तो माइनस ले लो, यहां पर कौन है? 2/3, तो 2/3 ले लो। मतलब ये हो गया x - 2/3 का होल स्क्वायर। करके देख लो, ये a - b का होल स्क्वायर है। आप कैसे फिट किए? शुरू वाला का x, बीच में माइनस है तो माइनस ले लिए, अब बाद में 2/3 है 2/3 ले लिए, होल स्क्वायर कर दिए। अब बाकी अब तो सॉल्व कर दो, 7/3 हो गया और ये कितना हो जाएगा? 4/9। चलो, ये आ गया x - 2/3, एलसीएम लोगे तो 9, 3 3 या 9, 21 प्लस 4। यानी ये जो कहानी आ गया, अगर मैं यहां पे सॉल्व करूं कितना आ जाएगा बताओ? सॉरी, यहां पर होल स्क्वायर छूट गया था। ये हो गया x - 2/3 का होल स्क्वायर 25/9। ठीक है, अब यहां स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, और आपको पता है रूट प्लस माइनस दोनों में होता है, तो ये प्लस माइनस 5/3 हो जाएगा। 25 का रूट 5 और 9 का रूट 3। इसका मतलब क्या हुआ कि x - 2/3 का वैल्यू एक बार, प्लस में 5/3 भी है, और x - 2/3 का वैल्यू एक बार, माइनस में भी 5/3 है। मतलब कुछ नहीं करना है, प्रोसेस जो है यहीं तक है, यहीं तक। उसका सिर्फ कैलकुलेशन है। ये लग दिए, फिर इसका एलसीएम लेके यहां पे पहुंच गए, इसको ऐड किया तो कितना आ गया, फिर स्क्वायर हटा के रूट चढ़ाया तो प्लस माइनस दोनों में आ गया। इसका मतलब इसका वैल्यू एक बार प्लस 5/3 के बराबर, इसका वैल्यू एक बार माइनस 5/3 के बराबर। सॉल्व करिए, थोड़ा हम यहां ऊपर सॉल्व करते, यहां ऊपर आ जाइए तो कितना है? ये माइनस में 2/3 उड़ गया तो प्लस में, यानी x बराबर हो जाएगा 5/3 प्लस 2/3, माइनस उधर चला गया तो प्लस में,
तो x बराबर हो जाएगा -5/3 प्लस 2/3। तो यहां से एलसीएम लोगे तो 7/3 आ गया, और यहां से एलसीएम लोगे तो -5 + 2 -3/3 आ जाएगा। यानी x का जो आंसर आ गया 7/3 और x बराबर आ गया -1। ये आपका आंसर हो गया। यानी कंप्लीट स्क्वायर मेथड से देखिए कैसे सॉल्व हो गया। टेंशन नहीं लेना है, खाली कोफिशिएंट हटाना था ना, जो है उसी से डिवाइड कर देंगे। अब बाकी सिंपल कांस्टेंट टर्म उधर ट्रांसफर कर दिए, फिर b/2a का होल स्क्वायर ऐड कर दिए। फिर यहां पे थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा तो शुरू वाला x लिख लेना है, बीच में माइनस है तो माइनस लिख लेना है, यहां 2/3 तो 2/3 लेना और होल स्क्वायर चढ़ा देना है। मतलब x - 2/3 का ये होल स्क्वायर लिखा हुआ है। बाकी कैलकुलेशन करना है, कर लिया, आंसर बन गया, है ना। तो इस तरीके से आप कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगा सकते हैं। चलिए एक सवाल और करवाते हैं, नोट कर लीजिए, तो उसको नोट कर लीजिए, कर लिए नोट। चलिए एक सवाल जो है और करवाते हैं। टेंशन नहीं लेना है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड है, क्या हुआ, आसान मेथड है, घबराने क्या बात है। चलिए एक सवाल जो है रूट वाला, अगर हम देख लें कोई भी कि रूट वाले सवाल को कैसे बनाते हैं, हम जब तक मिटा रहे हैं तब तक इस सवाल को आप लोग सॉल्व करिए। तो देखिए तो सॉल्व होगा आप लोगों से। √3x² प्लस 6x प्लस 4√3 इक्वल टू 0। 12 यहां पे 7 कर देते हैं, ठीक है। चलिए इस सवाल को तो सॉल्व करिए, तो आप लोग करिए, हम इसको मिटाते हैं। करिए सॉल्व खुद से, जब तक खुद से नहीं करिएगा तो कैसे काम चले। वीडियो को पॉज करिए, इसको सॉल्व करिए। कर लिया, चलो अब हम करते हैं, थोड़ा देख लेते हैं वीडियो ठीक से चल रहा है क्या। हाँ वीडियो ठीक से चल रहा है। चलिए लगता है आप लोग सॉल्व कर लिए। हाँ लगाइए, रूल क्या है। सबसे पहले तो आप एबीसी फाइंड कर लीजिए। ए मतलब x² का कोएफिशिएंट √3, बी मतलब x का कोएफिशिएंट 7, सी का मतलब कांस्टेंट टर्म 4√3, है ना। सबसे लास्ट वाला जिसमें वेरिएबल नहीं है। रूल क्या है, रूल है कि सबसे पहले हमें x² का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, मतलब इसको हटाना है। इसको हटाना है मतलब जो है उसी से डिवाइड कर देंगे। मतलब √3 है, इसको हटाना है तो √3 से ही डिवाइड कर दीजिए। मतलब x² का कोएफिशिएंट कुछ नहीं रहना चाहिए 1 के अलावा। तो √3 है तो √3 से डिवाइड कर दीजिए। तो √3 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा 7√3x, और यहां √3 से डिवाइड करोगे तो √3 कट हो जाएगा 4 इक्वल टू 0। सेकेंड रूल याद करो, क्या है कि कांस्टेंट टर्म को उधर भेज दिया जाता है। तो चलिए कांस्टेंट टर्म +4 चला गया तो -4 हो गया। थर्ड रूल क्या है भाई, एडिंग b/2a का होल स्क्वायर। बताओ b कितना है, b आपका 7 है, 2a कितना है, a आपका √3 है, का होल स्क्वायर मतलब 7/2√3 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। मतलब दोनों तरफ आपको ये ऐड कर देना है, ठीक है। प्रोसेस वही है,
सर अब हम लोग समझ रहे हैं कि कैसे बनाना है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो एक्स स्क्वायर हो गया 7/√3x हो गया। अब वो ऐड कर दो 7/2√3 का होल स्क्वायर, इधर भी ऐड कर देंगे और इधर भी ऐड कर देंगे -4 + 7/2√3 का होल स्क्वायर, इधर भी ऐड कर दिए दोनों तरफ। अब ये सिंपल है, शुरू वाला x, बीच वाला प्लस और लास्ट वाला यहां पर 7/2√3 का होल स्क्वायर लिख लिए, हो गया ये सिंपल, इसका होल स्क्वायर है ये x + 7/2√3 का ये होल स्क्वायर है। शुरू वाला x, बीच वाला प्लस और यहां वाला ये नंबर, सॉल्व करिए -4, ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर हो जाएगा 49 और नीचे हो जाएगा 4 × 12 होगा ना। चलो अब यहां से थोड़ा एलसीएम ले लो, तो ये x + 7/2√3 का होल स्क्वायर हो गया और एलसीएम लोगे तो 12 × 4 = 48, -48 और 49, मतलब 1/12 प्लस में आएगा। चलिए अब थोड़ा नजर जो है ऊपर करिए और यहां पे आइए, है ना। अब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा और रूट प्लस में दोनों में चढ़ता है, यानी x + 7/2√3 = ±1/√12 हो जाएगा, है ना। यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ेगा ना भाई, तो रूट तो प्लस माइनस दोनों में चढ़ता है, देखो तो चढ़ा दिए प्लस माइनस दोनों में, 1 का रूट तो 1 ही होता है, तो सिर्फ 12 पे रूट लगा हुआ है। थोड़ा इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ±1। इस 12 को 2√3 तो लिख सकते हैं, 12 को ब्रेक करेंगे तो 4 × 3 लिख सकते हैं, तो 12 का रूट मतलब इसका रूट, तो 4 का रूट होता है 2, इसका तो आएगा नहीं, तो 2√3 हो जाएगा। मतलब √12 को आप 2√3 लिख सकते हो। इसका मतलब x + 7/2√3 का वैल्यू प्लस में 1/2√3 के बराबर भी आया और x + 7/2√3 का वैल्यू माइनस में 1/2√3 के बराबर भी आया। अब ये प्लस और चला गया माइनस, तो x का वैल्यू आ जाएगा 1/2√3 - 7/2√3, प्लस में चला गया माइनस, मतलब -1/2√3 - 7/2√3। इसको एलसीएम ले लेंगे तो 1 में से 7 गया तो -6/2√3 और इसको एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा -8/2√3, है ना। थोड़ा सा अगर नजर इधर अगर आप लोग का आ जाता है तो ले आइए, यहां पे थोड़ा आएगा, ये 2 3 जा कैंसिल हो जाएगा, यानी x का जो वैल्यू आ जाएगा -3/√3 और ये 2 4 जा, यानी x का वैल्यू आ जाएगा -4/√3, है ना। रेशनलाइज करना चाहते तो करो, नहीं तो छोड़ दो, यही पे आंसर हो जाएगा। ये आपका x का वैल्यू आंसर हो गया। नहीं समझे, एलसीएम लो ना भाई, तो 2√3 एलसीएम ही हो जाएगा, 1 में से 7 गया तो -6, यहां एलसीएम लोगे तो 2√3 ही बचेगा और -1 - 7 -8 हो गया, 2 3 जा 6 तो -3/√3 हो गया, 2 4 जाए तो -4/√3 हो गया, √3 हो गया। एलसीएम करना है तो करो, रेशनलाइजेशन करना है तो करो, नहीं तो छोड़ दो, ये पे आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसका कैलकुलेशन का ही दिक्कत तो नहीं। सबसे पहले हम √3 से डिवाइड करिए, ये आ गया, कांस्टेंट टर्म को इधर भेज दिए, फिर दोनों तरफ b/2a का होल स्क्वायर, b का वैल्यू 7, 2 का 2, a का वैल्यू 3, सॉल्व किए तो 7/2√3 का होल स्क्वायर, इधर भी ऐड किए, इधर भी ऐड कर दिए, मतलब इस तरफ भी और इस तरफ भी, ठीक है। ये फिर फॉर्मूला पर आ गया, शुरू वाला x ले लिए, फिर बीच में प्लस है, यहां वाला 7/2√3 का ले लिए होल स्क्वायर, फिर इधर सॉल्व कर दिए, -4 का -4, इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49, आइए हो जाएगा 12, ये रहने दिए,
इस कैल्शियम में तो 12 चौका 48 माइनस 48 प्लस 49 1/12 आ गया। फिर यहां से स्क्वायर हटाएंगे, इस पे रूट चढ़ जाएगा, रूट प्लस माइनस दोनों में चढ़ा हुआ है। फिर 12 का रूट आता है 2√3, सॉल्व कर दिए। इसका मतलब x प्लस 7/√3 का वैल्यू प्लस 1/2√3 के बराबर भी है, और x प्लस 7/√3 का वैल्यू माइनस 1/2√3 के बराबर भी है। तो ये प्लस में चला गया माइनस में, ये प्लस में चला गया माइनस में, फिर सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर आ गया। तो क्या आप समझ गए कंप्लीट स्क्वायर मेथड क्या होता है? तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों ने 10th क्लास का क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट के बारे में जानेंगे, अगले प्रोसेस, अगले क्या कहते हैं मेथड के बारे में जानेंगे। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए और हम पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन करवा देंगे आप लोगों का। तो मन लगा के पढ़िए। रितेश रेगुलराइज मैथमेटिक्स जो आप सभी का अपना चैनल है, तो इसके माध्यम से लोग पढ़ते रहेंगे। तो धन्यवाद। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, मुस्कुराइए, पढ़ती है।